हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। सारे फैक्ट हम जानेंगे। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, और अगर आप एक एस्पिरेंट नहीं हैं तो भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। बिकॉज एज पर आर जनरल नॉलेज हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया के लिए कौन कौन सी पर्सनालिटी पास्ट में इम्पॉर्टेंट रही थी और इन फ्यूचर क्या उनका रोल और इन प्रेजेंट उन लोगों का क्या रोल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जानने के लिए आप लोग बने रहिए वीडियो के अंदर अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन के लिए। चलिए, मैं स्वागत करती हूँ आपका रेडियन लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उपासना जैन। यहाँ बात कर लेते हैं इनके बारे में। कोई डे भी मनाया जाता है क्या, किसी और नाम से भी जाना जाता है क्या इनको, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में। अच्छा, किसी और नाम की बात करें तो द आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ बात कर लेते हैं इनका पूरा नाम क्या था। तो अगर मैं आपको बताऊं, श्री वल्लभ भाई पटेल जी का पूरा नाम वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल था। साथ में मैं आपको बताऊं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार पटेल और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ में हम बात कर लेते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। साथ में मैं आपको बता दूं इनका क्या रोल रहा था, क्यों ये इम्पोर्टेंट थे। श्री वल्लभ भाई पटेल भारतीय बैरिस्टर, इंडियन बैरिस्टर, साथ में पॉलिटिशियन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्या आफ्टर 1947 मतलब 1947 के बाद में भारतीय स्वतंत्रता के पहले 3 वर्षों के दौरान उन्होंने उप प्रधानमंत्री, साथ में गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली। फर्स्ट 3 इयर्स तक उन्होंने आफ्टर 1947 में आपको पता है हमें आज़ादी मिल गई थी, उसके बाद में 3 सालों के दौरान उन्होंने ही सर्व्ड एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, साथ में मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रूप में वर्क किया था। चलिए, यहाँ बात कर लेते हैं कुछ और उनके बारे में। ये इमेज है जब वो वर्क कर रहे थे अपने ऑफिशियल आवर्स में, तो उस टाइम का ये इमेज आप लोग को देखने को मिलेगा। अच्छा, उनकी स्टडीज के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने करमसाद के एक प्राथमिक स्कूल और पैटलॉन के हाई स्कूल में पढ़ाई करी। सरदार पटेल को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया था। उन्होंने 22 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा को पास किया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इमेज आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक ये पर्सन रहे थे। चलिए, बात कर लेते हैं इनके बारे में। अगस्त 1910 में वे आगे की फर्दर स्टडीज के लिए लंदन चले गए थे। वहां उन्होंने वकालत का जो 36 महीने का कोर्स था, वो वाला कोर्स उन्होंने पूरे के पूरे 30 महीनों में ही कंप्लीट कर लिया था, तो ये इस चीज के लिए भी वो बहुत ज्यादा फेमस थे। भाई, अगर कोई इंडियन पर्सन है बाहर जाके ये चीजें दिखाता है, ये चीजें करता है, तो वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का बन जाता है, तो उन्होंने ये भी करा, इसीलिए भी वो थोड़े से इंपॉर्टेंट ज्यादा बन गए। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं 1913 में वो भारत लौट आए। जो भी जाएगा पढ़ने ऑब्वियसली वापस भी आएगा, तो 1913 में वो वापस भारत लौट आए और अहमदाबाद में आकर बस गए। साथ में अहमदाबाद बार में उन्होंने वो आपराधिक कानून में बैरिस्टर भी बन गए। तो यहाँ पर हमें चीजें देखने को मिल रही हैं बेसिकली 1913 के बाद से। क्यों? क्योंकि 1913 के बाद ही वो सेटल हुए एज ए बैरिस्टर इन क्रिमिनल लॉ, तभी उनके पास में पावर आई प्रॉपर तरीके से कुछ चीजों में आवाज उठाने की। चलिए, यहाँ ये आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे फर्दर वीडियो में। वीडियो में आप देखिए, आगे के स्लाइड्स में हम इनके बारे में भी बात करेंगे ये क्या चीज है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं 1917 से लेकर 1924 तक जो पटेल थे ना, वो अहमदाबाद के पहले भारतीय नगर पालिका आयुक्त के रूप में उन्होंने काम किया। साथ में 1924 से 1928 तक वो नगर पालिका के अध्यक्ष भी थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इंडियन म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ अहमदाबाद वो रहे थे। ठीक है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए चीजें।
चलिए यहाँ बात कर लेते हैं कुछ और इनके बारे में। तो सरदार पटेल ने 1918 में अपनी पहली छाप छोड़ी, जब उन्होंने खराब फसल के मौसम के बाद भी कर वसूलने के बॉम्बे सरकार के फैसले के खिलाफ कैराना, जो कि गुजरात में हमें देखने को मिलता है, वहां के किसानों और जमींदारों की मदद से एक आंदोलन चलाया। अच्छा, अब यहाँ बात की गई है इंडिपेंडेंस की। तब तक हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था, राइट। 1918 में हम लोगों को आजादी नहीं मिली थी, तो तब तक वहां पर हम मतलब हमारे ऊपर हम गुलाम थे। तो ये भी आपको पता है, जो कर वसूलने की बात की जाती थी तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अल्टीमेटली उसी के डिसीजन होते थे, ठीक है। जो भी हमारे ऊपर राज कर रही हैं अल्टीमेटली वही डिसीजन लेते थे। तो उन सब चीजों से बचने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, ठीक है। और कोई भी पर्सनालिटी अगर उभर के आती थी उस टाइम पर, तो वो आंदोलन से ही बहुत ज्यादा उभर के बहुत ज्यादा फेमस होके आती थी। चाहे हम यहाँ बात कर लें महात्मा गांधी जी की, चाहे बात कर लें जवाहरलाल नेहरू जी की, चाहे बात कर लें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। तो और इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे, लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आइकॉनिक पर्सन थे जो आंदोलन के वजह से बहुत ज्यादा जाने जाते थे और आंदोलन उन्हें करने पड़ते थे, ठीक है। अब किसी चीज में सुधार के लिए रिवॉल्ट लाना जरूरी है, आंदोलन होगा तभी तो बदलाव आएगा। तो इसीलिए ये चीजें हमें देखने को मिली। 1918 के बाद वो जाने लगे। साथ में मैं आपको बता दूं 1928 में पटेल ने बढ़े हुए करों के खिलाफ बारडोली के जमींदारों के आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। तो यहाँ बात की गई है 1928 के बारडोली सत्याग्रह के बारे में। तो ये बात आपको मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर बारडोली में सफल नेतृत्व के बाद उन्हें सरदार की उपाधि से नवाजा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उनका पूरा नाम पड़ा ना, सरदार जो उनको दिया गया, वो 1928 के बारडोली के सफल नेतृत्व के बाद ही उन्हें ये नाम दिया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ में मैं आपको बता दूं 1930, सबको याद होगा, पढ़ा होगा सबने, नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ। सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के दौरान पटेल जी को 3 महीने की कारावास की सजा सुनाई गई थी। अगर अच्छा, एक चीज आपको पता है, मूवीज वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने, अगर कोई फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड मूवी देखी है, वैसे तो भगत सिंह की मूवी आई है बहुत ज्यादा, मतलब आती रहती है, आई भी है, रिलीज हो चुकी है, बहुत पुरानी है। तो उस मूवी में बहुत क्लियरली सारी चीजें दिखाई गई हैं, जो अजय देवगन वाली है ना, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियरली दिखाई गई हैं। आप लोग देखिएगा, थोड़ा टाइम निकाल के, हिस्ट्री आपकी क्लियर हो जाएगी थोड़ी बहुत। तो वहां पर ये भी बात की गई है। और यहाँ भी मैं आपको समझा देती हूँ, सॉल्ट सत्याग्रह के दौरान 1930 में पटेल जी को 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट सुनाया गया। क्यों सुनाया गया? उस टाइम पर ना कोई भी बहुत ज्यादा एक्टिव होता था, क्योंकि भाई उन लोगों को पता है इनको आजादी मिल गई तो हम लोग चले जाएंगे, ये लोग अपना इंडिया अपने आप संभाल लेंगे। तो वो उन लोगों के लिए थोड़ा नेगेटिव था, बट हम लोगों के लिए तो पॉजिटिव था ऑब्वियसली, तभी हम चाहते थे। लेकिन उन लोगों के लिए अल्टीमेटली वो चीजें नेगेटिव थी, इस वजह से वो लोग नहीं चाहते थे। तो वो क्या करते थे ना, वो लोग अपना ही कुछ भी कानून बनाकर सजा सुना के जेल में डाल देते थे, जो भी बंदा बहुत एक्टिव नजर आता था। तो इनके साथ भी उन्होंने ऐसा किया 1930 में। चलिए, उसके बाद में अगर हम बात करें, फाइनली वो उनको 3 महीने बाद वो वापस आए, ठीक है। अब आ गया 1931। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हेड किया कराची का सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछी जा सकती है, कौन सा सेशन उनके द्वारा 1931 में हेड किया गया, कौन से अधिवेशन का उनके द्वारा नेतृत्व किया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मार्च 1931 का कराची का सेशन उनके द्वारा हेड किया गया। साथ में मैं आपको बता दूं, वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल had participated in Gandhi's individual disobedience, was arrested in 1940 and faced 9 months imprisonment। चलिए जी, 9 महीने की वापस से उनको सजा सुना दी गई 1940 में, जिस सजा के दौरान उनका 20 पाउंड का वजन कम हमें देखने को मिला। तो ये थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। कौन सी सजा के दौरान उनका 20 पाउंड वजन कम हो गया था जेल में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, यहाँ बात कर लेते हैं इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, जो कि 1942 में देखने को मिला हमें।
ठीक है, इसमें भी वापस से इनको अरेस्ट किया गया। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं, अहमदनगर के किले में गिरफ्तार किया गया और 3 सालों तक इनको जेल में भी रखा गया। साथ में मैं आपको बता दूं 1937 के बारे में थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ। उन्होंने 1937 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया था और 1937 के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए एक प्रमुख दावेदार भी वो थे, लेकिन गांधी जी के दबाव के कारण पटेल ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिस वजह से जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चूज कर लिए गए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो अगर वो वापस नहीं लेते अपना नाम, विड्रॉ नहीं करते अपना नॉमिनेशन वाला नाम, तो हमें पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखते कहाँ पर, एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट हमें वो नजर आते। बट अनफॉर्चुनेटली गांधी जी के प्रेशर में आकर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को अपना उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और इस वजह से जवाहरलाल नेहरू जी हमें कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में नजर आए। चलिए बात कर लेते हैं, पटेल एक बार फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख उम्मीदवार बने थे, लेकिन इस बार फिर से गांधी जी ने कुछ रीजंस दिए, कुछ चीजें समझाई, जिस वजह से वापस से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और वापस से जवाहरलाल नेहरू जी ही हमें कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में देखने को मिले। चलिए बात कर लेते हैं इनके बारे में। आफ्टर दिस Nehru was invited by the British government to form the interim government। इन सब चीजों के बाद फाइनली ब्रिटिश सरकार ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, किनको? नेहरू जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को। साथ में मैं आपको बता दूं, अगर उस टाइम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुन लिए जाते तो शायद से हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही देश के पहले प्रधानमंत्री देखने को भी मिल जाते, बट उन्होंने उस टाइम पर दोनों बार अपना नाम वापस ले लिया था। तो इस वजह से हमें जवाहरलाल नेहरू जी देखने को मिल जाते हैं एज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ सारी चीजें। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को और इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनका जो निधन हुआ था वो कब हुआ था? 15 दिसंबर 1950। कैसे हुआ था इनका निधन वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सरदार पटेल पास्ड अवे ऑन 15 दिसंबर 1950 एट बिरला हाउस इन बॉम्बे। हाल फिलहाल में अब उसे मुंबई कहा जाता है, बॉम्बे नहीं कहा जाता, ये भी आपको पता होना चाहिए। कैसे हुआ? दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया था। साथ में मैं आपको बता दूं, उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया भारत रत्न से भी नवाजा गया। कब? 1991 में। चलिए अब बात कर लेते हैं नेशनल यूनिटी डे के बारे में। ये आपको पता होगा 31 अक्टूबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है क्या? नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं इसके बारे में, आप लोगों को डेली सुबह में वीडियो देखने को मिलती है। कहाँ पर? इसी चैनल पर, रेडियन लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उस वीडियो में हम लोग डेली की न्यूज डिस्कस करते हैं और इस न्यूज के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। चलिए प्रॉपर तरीके से ओवरव्यू यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग। इसको सेलिब्रेट किया गया, मैं आपको बता दूं, इंडिया में 31 अक्टूबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है और इसको इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2014 में, 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अच्छा यहाँ बात कर लेते हैं कुछ और इसके बारे में। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी इज डेडिकेटेड टू द फर्स्ट डेप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित किया गया, जिसके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 31 अक्टूबर 2014 से की गई। साथ में मैं आपको बता दूं इसके बारे में कुछ और। भारतीय किसान लगभग 5000 टन अपने कृषि उपकरणों का उपयोग करके स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माण के लिए लौह दान करते हैं। तो उस टाइम पर जब इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था ना, तो 5000 टन के करीब इन लोगों ने दान किया था इसके लोहे के लिए। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं इसके बारे में।
31 अक्टूबर 2018 में इसका इनॉग्रेशन किया गया। किसका? स्टैचू ऑफ यूनिटी का। अच्छा, किन्होंने किया ये आपको पता होना चाहिए। ये किया इसका इनॉग्रेशन हमारे प्यारे से प्राइम मिनिस्टर जी ने, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है हमें देखने को हमें मिलता है, हमें पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। कहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है ड्रामेटिक सतपुरा एंड विंध्याचल हिल्स इन केवड़िया, गुजरात में जो स्थित है। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं क्या, साधु बेट नामक द्वीप पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया। केवड़िया में ये स्थित है, गुजरात में ये है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं क्या, यहाँ हम बात कर लेते हैं कुछ इसके बारे में। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी इज डन बाय कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी लार्सेन एंड टर्बो। ठीक है, तो इस कंपनी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया। साथ में इसके कलाकार और डिजाइनर कौन रहे? राम वंजी सुतार इसके डायरेक्टर और आर्टिस्ट हमें देखने को मिले। कंप्लीट हुआ ये 33 महीनों में, 33 मंथ्स में ये कंप्लीट हुआ। इसकी ऊंचाई की बात करें, हाइट की बात करें तो 182 मीटर इसकी हाइट है, इसकी ऊंचाई है। साथ में मैं आपको बता दूं, स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जा रही है। तो यहाँ पर हमें ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो आई होप चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ट्राई करूंगी आंसर करने का। अच्छा, और अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो आप लोगों को भी चाहिए तो उसका भी नाम लिख दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट टाइम पर उसी वीडियो पर स्पेशल सेशन लाने का। ठीक है, तो यहाँ बात कर लेते हैं हम इनके बारे में। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।